Hello everyone, I am Himanshi Dadij. I welcome all of you at Engineers Group. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट सीमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका समरी पढ़ा था कि हम सीमेंट चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बात आती है सीमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि सीमेंट कैसा मटेरियल है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। और किस टाइप का मटेरियल है, ये बाइंडिंग मटेरियल है। तो यहाँ बात क्या आ जाएगी कि सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच इज वेल नोन एज ए बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट इज ए एक्सट्रीमली ग्राउंड मटेरियल। एक्सट्रीमली ग्राउंड मीन्स कि वो बहुत ही बारीक मटेरियल है, यानी कि फाइनली ग्राउंड मटेरियल है। एक्सट्रीमली ग्राउंड मटेरियल हैविंग एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। अब ये एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर हम किसी, जैसे ये भी वुड है और ये भी वुड है, इसको हम किसी बाइंडिंग मटेरियल से जॉइंट करना चाहेंगे तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे? एक बाइंडिंग मटेरियल लगाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं? मटेरियल सेम है, ये भी वुड है और ये भी वुड है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बाइंड करते हैं, सेम मटेरियल को जब बाइंडिंग मटेरियल के थ्रू हम बाइंड करते हैं, जॉइंट करते हैं, तो उसको कैसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं? एडेसिव मटेरियल्स बोलते हैं, एडेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। कोहेसिव यानी कि ये वुड है और ये स्टील है। वुड और स्टील यानी कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल हो गए, तो उनको क्या बोलेंगे हम? कोहेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को ज्वाइंट करने के लिए जो बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी, जो बाइंडिंग मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? कोहेसिव होती है। तो हमारे जो सीमेंट है वो क्या है? एडेसिव प्रॉपर्टी भी रखता है। मतलब सीमेंट क्या करता है? सेम टाइप के इंग्रेडिएंट्स को ज्वाइंट करने का भी काम करता है और डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स को भी ज्वाइंट करने का काम करता है। मींस कि जो हमारे सीमेंट के पास किस तरह की प्रॉपर्टी है? एडेसिव भी है और कोहेसिव प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी किसके पास है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के पास है। ठीक है। फिर बात आ जाती है कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है हमारी सीमेंट का, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा होगा सीमेंट का। टू कंपोनेंट हम यूज करेंगे, कैलकेरियस कंपोनेंट और आर्जिलेसियस कंपोनेंट। अब बात आती है कि कैलकेरियस कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कैलकेरियस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? लाइम। ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो जिस भी कंपाउंड में लाइम है, हम उसको क्या बोलेंगे? कैलकेरियस कंपोनेंट्स बोलेंगे। ठीक है। और जिस भी कंपोनेंट में आज क्ले है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है वो क्ले से बना है, तो हम उसको कौन सा मटेरियल बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे आर्जिलेसियस मटेरियल्स। ठीक है। अब क्ले और आर्जिलेसियस मटेरियल्स है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद क्या करेंगे? हम उसको एक कीलन में डालेंगे। ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का फ्लो चार्ट है। किसका फ्लो चार्ट है ये? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का। कीलन में डालने के बाद क्या करेंगे? हम उसका बर्निंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है। बर्निंग प्रोसेस के बाद क्या होंगे? कि उसमें क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। तो क्लिंकर फॉर्मेशन को क्या करेंगे? हम कूल डाउन प्रोसेस करेंगे। तो क्लिंकर को हम स्टोर करेंगे। क्लिंकर को स्टोर करने के बाद हम उसको ग्राइंड करेंगे। देन क्या होगा हमारा? हम उस जो ग्राइंड मटेरियल है उसको हम सीमेंट मिल में ट्रांसफर करेंगे। तो सीमेंट मिल से ट्रांसफर होने के बाद वो सीमेंट किल में भरे जाएंगे या फिर हमारे सीमेंट बैग्स में भरे जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस है हमारा फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। किसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का। ये आपका रफ आइडिया है। ठीक है, कि इस तरीके से हमारी सीमेंट बनती है। कैसे बनेगी? कौन से कंपोनेंट्स यूज करेंगे? कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपोनेंट। अब इस कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपोनेंट्स में भी जो ऑक्सीडेशन कंपोनेंट्स है वो बहुत सारे टाइप के, जैसे कि द ऑक्साइड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, कि जो हमारी सीमेंट जब बन के रेडी हो जाती है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। कितनी कितनी मात्रा होती है? लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है एंड एल्कलाइज होता है। अब मैटर क्या करता है? इनका अमाउंट।
कि ये कितने कितने अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, कि लाइम का इतने अमाउंट हो, सिलिका का इतना अमाउंट हो, एल्यूमिना का इतना अमाउंट हो। तो वो अमाउंट क्या है, वो डिसाइड करते हैं हमारी सीमेंट की प्रॉपर्टी को, ठीक है, कि वो सीमेंट क्या है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सूटेबल है। इतना अमाउंट अगर हमारी सीमेंट में है तो वो सीमेंट हमारे लिए वेल सूटेबल है। तो बात करते हैं लाइम। तो लाइम के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए? लाइम का केमिकल फॉर्मूला है CaO। तो लाइम का अमाउंट होना चाहिए यहाँ पे 60 से 65%, ठीक है। लाइम का अमाउंट कितना होना चाहिए? 60 से 65% के बीच होना चाहिए। देन सिलिका का अमाउंट क्या होना चाहिए हमारे सीमेंट के अंदर? सिलिका का अमाउंट होना चाहिए 17 से 25%। ये किसका अमाउंट होना चाहिए? सिलिका का अमाउंट होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एल्यूमिना का अमाउंट। एल्यूमिना का अमाउंट कितना होना चाहिए? 3.5 to 9%। एल्यूमिना का अमाउंट कितना होना चाहिए? 3.5 से 9% तक। बात करते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है? ये आयरन ऑक्साइड हमारी सीमेंट को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि हमारी सीमेंट का कलर कैसा होगा, थोड़ा ग्रेइश रहता है हमारे सीमेंट का कलर। तो किसकी वजह से रहता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो आयरन ऑक्साइड कितना होगा? 0.5 to 6% यहाँ पे हमारा आयरन ऑक्साइड रहेगा। अब बात करते हैं मैग्नीशिया ऑक्साइड की, ठीक है। तो मैग्नीशिया ऑक्साइड कितना रहेगा? मैग्नीशिया ऑक्साइड रहेगा 0.5 to 4%। देन बात करते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड कितना रहेगा? ये रहेगा इसका अमाउंट 1 to 2%। एंड लास्ट एंड फाइनल बात आती है एल्कलीज, जो कि क्या होते हैं? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो एल्कलीज का अमाउंट कितना रहेगा? एल्कलीज का अमाउंट रहता है 0.5 to 1.3%। ये क्या है हमारे एल्कलीज का अमाउंट। तो इस तरीके से ये अमाउंट डिफर करते हैं कि लाइम इतने अमाउंट में ही रहना चाहिए। अगर लाइम इससे कम अमाउंट में है या इससे एक्सेस अमाउंट में है तो वो हमारी सीमेंट की क्वालिटीज को अफेक्ट करते हैं। तो जो रेंज है इस रेंज के बीच यानी कि एवरेज रहना चाहिए। अगर सारी रेंजेस इसके बीच में है, एवरेज है, तो हमारी सीमेंट क्या है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के लिए एज ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेल सुटेबल होगी, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी ऑक्साइड कंपोनेंट्स की। अब बात करते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मींस की OPC की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम एक तो महीनता लेते हैं मींस की फाइननेस। तो फाइननेस क्या होती है? फाइननेस हमारी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारी सीमेंट की फाइन होगी, जितनी ज़्यादा हमारी सीमेंट महीन होगी, हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ यानी कि हमारी सीमेंट उतनी ही मजबूत होगी, वो स्ट्रेंथ को गेन करने में ही उतना कैपेबल होगा। तो फाइननेस क्या है? इट इज़ ए मेजर ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। किस टर्म में हम इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया में हम फाइननेस को एक्सप्रेस्ड करते हैं। मीन्स कि जितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतने ही ज़्यादा वो क्या करेगी? केमिकली रिएक्शंस करेंगे। तो केमिकली रिएक्शंस वो ज़्यादा करेंगे तो उसकी क्या होगी? रेट ऑफ हाइड्रेशन। जितनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी उसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसके कारण क्या इंक्रीज होगा? हमारी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि एक हमारा ये सीमेंट है, ठीक है, ये हमारा सीमेंट का ढेर है, इधर हमारा ये दूसरा ढेर है सीमेंट का। अब बात करते हैं अगर हमारा सीमेंट के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े कोर्स है एज कंपेयर टू इसे, ये थोड़े फाइन है। फाइन तो है बट फाइन में भी क्या है? अलग अलग रेंजेस होती है। एज कंपेयर टू ये वाले ज़्यादा फाइन है, ये वाले उससे फाइन से थोड़े कोर्स है, ठीक है। अगर हमारे सीमेंट पार्टिकल्स ऐसे होंगे तो क्या होगा? जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने के बाद क्या इसके अंदर रिएक्शंस फॉर्म होगी, ठीक है, इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ हमारे पार्टिकल्स यहाँ पे BC है वहाँ यहाँ पर
उससे ज़्यादा फाइन है, यानी कि महीन है, बारीक है। तो अगर 20 को हम और तोड़ देंगे तो वो दुगने तिगुने हो जाएंगे। यहाँ कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 60। ठीक है, तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? ज़्यादा एज कंपेयर टू इसके। यहाँ पार्टिकल्स 20 है, यहाँ 60 है, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? हर एक पार्टिकल्स के चारों ओर फिल्म बनाएगा। हर एक पार्टिकल्स के चारों ओर वाटर क्या करेगा? जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 पार्टिकल्स के पास ही गया, बट यहाँ पे 60 पार्टिकल्स के पास गया। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई? यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ। रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ, क्योंकि बिकॉज केमिकल रिएक्शन क्या हुई? ज़्यादा हुई। केमिकल रिएक्शन क्या हुई? ज्यादा हुई एज कंपेयर टू ये। यहाँ रेट ऑफ क्या हुआ? रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लो हुआ, बिकॉज केमिकल रिएक्शन कैसी हुई? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन रिड्यूसेस एज कंपेयर टू सैंपल सेकंड। ये सैंपल 1 है और ये है हमारा सैंपल 2। ये बतौर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया कि जैसे जैसे अब बात आती है कि इट इज कैलकुलेटेड बाय, ये किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे हम? जो फाइननेस, हमारा जो फाइननेस ऑफ सीमेंट है, मतलब सीमेंट की जो महीनता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम कहाँ पढ़ते हैं? ये चीज हम पढ़ेंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, जो सॉइल के अंदर जो मेथड था, उस मेथड से हम क्या करेंगे? उस मेथड से भी हम हमारे जो सीमेंट की फाइननेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड आता है एयर परमेबिलिटी मेथड, उसके साथ भी हम क्या करते हैं? हमारी सीमेंट की जो फाइनेंस है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 2 मेथड हो गए, कौन से? एक तो एयर परमेबिलिटी मेथड हो गया और एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया। अब बात आती है ये फाइननेस, ये जरूरी क्यों है? तो ये जरूरी क्यों है? इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी। मीन्स कि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किस लिए? हम रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी समान है कि नहीं, वो किससे पता चलती है? वो सीमेंट की महीनता से पता चलती है। किससे पता चलती है? सीमेंट की महीनता से, यानी कि फाइननेस से। ठीक है, अब बात आती है, जैसा कि मैंने वहां आपको बताया कि जैसे जैसे फाइनर मीन्स कि फाइन पार्टिकल इंक्रीज होंगे, इंक्रीज फाइननेस देन इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा? फाइननेस इंक्रीज है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज सरफेस एरिया क्या है इसका? ज्यादा है। बिकॉज सरफेस एरिया मोर टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया ज्यादा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये बात आ जाती है हमारी किसकी? फाइननेस की। अब बात आती है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट टू रिएक्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन सीमेंट पेस्ट फॉर इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि जैसे ही हमारा जो ये सीमेंट है उसके अंदर जैसे ही हम वाटर को ऐड करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, तो क्या होगा? जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मिनिमम अमाउंट
किसका? पानी का, जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एबल हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहलाएगी। ये क्या है? हमारी सीमेंट की एक तरीके की प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम क्या होता है? तो सेटिंग टाइम जैसे मैंने बताया, जैसे ही हम सीमेंट के अंदर जब वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड करने के बाद हम उसको एक अच्छा शेप दे देंगे। शेप देने के लिए हम उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे हार्ड होने के लिए। जब स्टार्टिंग में हमारा सीमेंट कैसा रहेगा? प्लास्टिक रहेगा, कि सीमेंट पेस्ट बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आफ्टर द टाइम, जैसा टाइम पास होगा, तो सीमेंट पेस्ट क्या करेगा? अपनी जो प्लास्टिसिटी है उसको लूज करने लगेगा, प्लास्टिसिटी को खोने लगेगा। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी को एक टाइम आएगा कि वो प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक हार्ड स्टेट कर लेगा, अपनी हार्ड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? जो पूरा प्रोसेस कहलाता है हार्ड स्टेट तक का, एक प्लास्टिक स्टेट से लेके हार्ड स्टेट तक का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? सेटिंग टाइम बोलते हैं। अब बात आती है कि सेटिंग टाइम क्या है। यहाँ पे जैसे सीमेंट है, सीमेंट व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर forms paste which gradually becomes less plastic and finally a hard mass is obtained। जैसे कि मैंने बताया कि लेस प्लास्टिक से हार्ड मास को वो ऑब्टेन करता है। तो टाइम रीच दिस स्टेज इज टर्म्ड एज सेटिंग टाइम। अब सेटिंग टाइम क्या है? कि सेटिंग टाइम क्या होती है? हमारी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है सेटिंग टाइम्स? टू टाइप्स की। वो है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? IST एंड FST। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सेटिंग टाइम हैज टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? IST। अभी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम होता है टाइम एट विच इट इज द टाइम, क्या है ये? टाइम है एट विच, किसका टाइम? एट विच सीमेंट पेस्ट लॉसेस इट्स प्लास्टिसिटी, लॉसेस इट्स प्लास्टिसिटी की टाइम क्या है ये? इट इज द टाइम एट विच सीमेंट पेस्ट लॉसेस इज प्लास्टिसिटी। जैसे से सीमेंट प्लास्टिसिटी लूज करने लगता है, प्लास्टिसिटी खोने लगता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम। जो कि क्या होना नहीं चाहिए? इनिशियल सेटिंग टाइम शुड बी इक्वल टू और लेस देन 30 मिनट्स। मतलब हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? 30 मिनट के बराबर या उससे कम। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई? 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। वो क्या है? हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब बात आती है सेकंड क्या है? फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम मीन्स FST। अब फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? फाइनल सेटिंग टाइम होता है कि जब हमारा जो सीमेंट पेस्ट है वो क्या है? एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। तो इट इज द टाइम टेकन टू रीच the stage when the paste becomes, कैसा हो जाएगा हमारा पेस्ट? the paste become hard mass, मतलब वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है वो क्या नहीं होना चाहिए? फाइनल सेटिंग टाइम should not be greater than
10 आवर्स, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 घंटे के अंदर अंदर हमारी सीमेंट क्या होनी चाहिए, हार्ड हो जानी चाहिए। तो वो कैसे सीमेंट होगी, हमारी वेल सूटेबल सीमेंट, यानी उसकी हर एक प्रॉपर्टी क्या है, गुड है, उसकी सेटिंग टाइम प्रॉपर्टी क्या है, गुड है। अगर वो 10 घंटे से ज़्यादा लगाती है तो हमारी जो सीमेंट है वो क्या है, अनसूटेबल है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। 10 घंटे मीन्स की क्या, कितने मिनट्स हो गए, 600 मिनट्स हो गए। ये बात हो गई किसकी, हमारी सेटिंग टाइम की। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है सीमेंट की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द कंप्रेसिव फोर्स या टू रजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। ये हमारी सीमेंट की क्या है, प्रॉपर्टी होती है, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हमारी सीमेंट की गुड होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इट इज द ability of cement structure to withstand the compressive load or force, and it should be good enough, ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साउंडनेस ऑफ सीमेंट, जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी। हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, यहाँ फाइननेस पढ़ लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पढ़ ली, देन सेटिंग टाइम पढ़ लिया, देन हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, अब लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट, कि जो हमारे सीमेंट के टेस्ट है वो कैसे किए जाते हैं। अब बात आती है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, वो क्या होता है। साउंडनेस क्या है कि जो हमारा सीमेंट स्ट्रक्चर है आफ्टर हार्ड होने के बाद उसके वॉल्यूम में किसी तरीके का चेंज नहीं आना चाहिए। अगर वो चेंज आता है तो वो क्या हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द unsoundness of cement is caused by the undesirable expansion मतलब वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, इसमें लिख देती हूँ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो अनडिजायरेबल एक्सपेंशन ऑफ some of its ingredients after the setting of cement, मतलब सीमेंट के सेट होने के बाद जब सीमेंट के कुछ इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ एक्सपेंशन होता है, मतलब फुलावट आती है। हमारा जो सीमेंट स्ट्रक्चर है वो सेट होने के बाद उसके जो स्ट्रक्चर में फुलावट आती है, यानी कि उसके वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा सीमेंट कैसा है, अनसाउंड है। अगर वो वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं हो तो हमारा सीमेंट कैसा है, साउंड है। और अनसाउंड की वजह से इंक्रीमेंट, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट की वजह से क्या होता है, हमारी सीमेंट के अंदर क्रैक आ जाते हैं, बहुत सीवियर क्रैक आ जाते हैं, जो कि रिजल्ट में क्या करता है कि हमारे स्ट्रक्चर को वो डेटेरिएट करता है, मतलब कि हमारे स्ट्रक्चर को वो क्या करता है, खराब कर देता है, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो बात आ जाती है कि इट इज कॉज सीवियर क्रैकिंग and disintegration
डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात आती है कि हम जो साउंडनेस है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, किस अपैरेटस की हेल्प से। तो एक अपैरेटस आता है ली चैटलियर अपैरेटस, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी साउंडनेस को डिटरमाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज डिटरमाइंड बाय द ली चैटलियर apparatus। ओके, ये क्या हो गई हमारी साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सीमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि हमारी जो सीमेंट की है वो कौन कौन से कंपोनेंट से हमारी सीमेंट बनती है और उसका अमाउंट कितना कितना होता है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारे सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो कि है फाइननेस, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी टेस्ट है सीमेंट के, टेस्ट एंड टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास।